नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट पे। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सेहत, स्वास्थ्य और कई रोचक तथ्यों की, क्योंकि आज की जो गेस्ट हमारी हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर और सेहत ये आपस में काफ़ी जुड़े होते हैं, और क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है तो ऐसे में डॉक्टर की राय तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैम के बारे में बता दूं कि इनका क्लिनिक भी है खुद का, जो कि वैष्णवी होम्यो क्लिनिक के नाम से है। कहाँ पर है मैम ये क्लिनिक आपका? ये महावीर इनक्लेव में है, पालम डाबरी रोड, जो बी मार्ट इसका लैंडमार्क है। और RZG15 नंबर इसका शॉप नंबर है मेरा। तो वैष्णवी होम्यो क्लिनिक ना मेन रोड से बहुत अंदर नहीं है, 20-30 स्टेप्स अंदर जाती है। ठीक है। और साथ ही में मैम सोशल वर्क भी करती हैं, अलग अलग कैंपेनिंग भी करती हैं। क्या है, कुछ बताएंगे कैंपेनिंग के बारे में? एक्चुअली सोशल वर्क में मेरा है कि कुछ NGO से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ छोटे जो बच्चे होते हैं उनका प्रॉपर रूटीन चेकअप्स जो होते हैं वो कराना, फीमेल्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि आजकल कैंसर और इस तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं, तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग वगैरह उनका कराना, इस तरह के कुछ कैंपिंग में करती रहती हूँ। और नॉर्मल कैंप भी करती हूँ जिसमें हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी और कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फ्री कंसल्टेंसी हम रखते हैं उसमें। अच्छा। तो ये सारा कुछ फ्री हम करते हैं, कोई इसका कुछ पेमेंट हम नहीं देते। तो लाइक इसकी कोई एक लोकेशन फिक्स रहती है या नहीं, मैं कहीं भी ऑल ओवर करती दिल्ली हूँ। में? ओके, ठीक है। तो क्योंकि आप होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक्चुअल में होम्योपैथी है क्या और ये कैसे काम करता है? देखो, होम्योपैथी भी एक आजकल जैसे इस पे भी बहुत डिबेट चलता है कि होम्योपैथी कोई मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन ये मेडिकल साइंस है, क्योंकि होम्योपैथी जब प्रूव हुई थी तभी ये मेडिकल साइंस में कन्वर्ट हुई, और इसीलिए इसको एक ट्रीटमेंट के लिए इसको रखा गया था। जैसे कि एलोपैथी को रखा गया है, आयुर्वेद को रखा गया है, उसी तरह होम्योपैथी भी होलिस्टिक मेडिकल साइंस है। ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती है, आप इसकी जब डॉक्टर बनी तो कैसे आपने सोचा कि मेरे को होम्योपैथी की डॉक्टर बनना है? एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है, और मेरा ये फील्ड नहीं था, बिकॉज मेरे घर में सभी डॉक्टर्स हैं। तो मैं दूसरा फील्ड मतलब चुनना चाह रही थी। मुझे एक्चुअली मजिस्ट्रेट बनने का बहुत शौक था। अच्छा। कि मैं लॉ करके आगे मजिस्ट्रेट के लिए थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव में जाऊं, बट मेरे फादर को था कि नहीं, डॉक्टर ही बनाना है। घर में सब डॉक्टर तो घर में सब डॉक्टर हैं, तो फादर को था कि नहीं, डॉक्टर ही ठीक है। और सभी MBBS और MS MD इस तरह के डॉक्टर्स हैं सारे, तो एलोपैथ से रिलेट हैं सारे। लेकिन मेरे यहाँ एक हमारी जगह के एक SDM आए हुए थे, वो होम्योपैथी की मेडिसिन खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप ये क्या है मेडिसिन? तो ये बता रहे कि बेटा ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इससे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ। तब मैं क्लास 8th में पढ़ती थी, और मेरे फादर चूंकि मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट उन्होंने मुझे प्रैक्टिस में तभी से लगा दिया था। बोले कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं इंजेक्शन ड्रिप ये सब लगाना सीख गई थी। अच्छा। तो ये था कि एलोपैथ में ही मैं चाहूंगी। बट फिर बाद में मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, और अंकल की बात सुन के मैंने कहा क्यों, अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई पेन किलर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि एलोपैथी में जनरली होता है कि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, सबसे पहली मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड जो होती है वो होती है गैस की। हाँ। पेंटॉप होती है या ओमेप्राजोल होती है, जो भी मेडिसिन के है गैस वाली, तो गैस्ट्रिक से रिलेटेड देते हैं। बिकॉज उसका रीजन ये है कि जब भी हम आपको मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी की, तो वो गैस बनाती है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे ये लगा कि नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन होती है जो प्रॉपर आपकी डिजीज पे काम करे। डिजीज पे भी नहीं कहूँगी मैं, पूरी बॉडी पे आपके काम करे जो आपको चाहिए। अच्छा, तो मतलब 8th क्लास से आप? 8th क्लास से फिर मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर भी बाद में मुझे लगा, जब मैंने सब्जेक्ट चुना तो मुझे था कि नहीं, मैं मजिस्ट्रेट ही बनूंगी। मेरा मतलब थोड़ा सा डबल माइंड थी मैं उस टाइम। बट बाद में फिर लगा कि नहीं ठीक है, जब मेडिकल में ही जाना तो फिर मैं होम्योपैथी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? आपने बताया मजिस्ट्रेट होते। ठीक है, अगर आप मजिस्ट्रेट होते तो कौन सा वो काम है जो आप करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से आपने सोचा था कि मजिस्ट्रेट बनना है? एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि अगर किसी का किसी ने कोई क्राइम किया और वो उस क्राइम में मतलब इन्वॉल्व नहीं था,
फिर भी उसको डेट पे डेट इस तरह की मतलब जो केस होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब पेंडिंग होते चले जाते हैं। बिल्कुल, तो मैं अगर मजिस्ट्रेट होती तो मैं सबसे पहले तो ये सोचती कि ये टाइम वेस्ट वाला काम ना हो, तो मतलब डिसीजन ऐसा हो कि बहुत एक्टिवली मतलब सारे प्रूफ आपको मिले, बहुत एक्टिवली पुलिस फोर्स भी काम करे, एक्टिवली लॉ जो वकील हैं हमारे वो सब भी काम करें। तो मुझे लगता है मजिस्ट्रेट होती तो एक्चुअली मुझे डिसीजन लेना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मजिस्ट्रेट होती शायद मैं बहुत अच्छा कर पाती। बिल्कुल, कई लोग सिस्टम से परेशान भी है इस चीजों से, क्योंकि चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं। नॉर्मली जो हम मेडिसिन खाते हैं उससे कई साइड इफेक्ट है, लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं या और भी कई साइड इफेक्ट है अलग अलग दवाओं के। क्या होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं बिल्कुल नहीं है, 0% साइड इफेक्ट? नहीं, जीरो तो नहीं होंगी मैं एक्चुअली। मैं मेरे पेशेंट्स जो आते हैं क्लिनिक पे उनको भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ। इसमें कभी कभी एग्रेवेशंस होते हैं। एग्रेवेशन मतलब जैसे आपको मेडिसिन सूट नहीं की है तो वो प्रॉब्लम जैसे आपको थोड़ा बहुत कभी बढ़ा सकती है, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए या आपको बॉडी में कोई एलर्जी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो इसको हम फिर भी 100% सेफ मेडिसिन इसको मानते हैं, बट बिना डॉक्टर की सलाह के मैं नहीं कहूंगी कि ये मेडिसिन भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा असरदार होम्योपैथी की जो दवाई है वो किस बीमारी के लिए है? नहीं, इसको तो हम ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते कि कैसे क्लियर करें कि किस मेडिसिन, क्योंकि मेरे पास तो बहुत केसेस ऐसे आए हैं जो एलोपैथी से बिल्कुल हार चुके थे, उसके बाद भी मैंने होम्योपैथी से ठीक किया। तो डिफरेंट केसेस आते रहते हैं, तो हम ये मतलब पर्टिकुलर एक चीज पे इसका कोई फोकस नहीं होता है। जैसे एलोपैथी में आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आप ये सोच के नहीं जाते कि यहाँ पे यही होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आप एक जनरल फिजिशियन जो होम्योपैथी का होता है उस पर आप आंखों के लिए भी जा सकते हो, टीथ के लिए भी जा सकते हो। टीथ के लिए मतलब कि जैसे पेन है या आपको टीथ में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जैसे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर में इन्फेक्शन है। एलोपैथी में जैसे क्या होता है कि आपको ईयर का कोई प्रॉब्लम है तो आपको ईएनटी ही जाना है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथी वाले डॉक्टर से आप कोई भी जनरल फिजिशियन डॉक्टर जो होगा उससे आप सभी तरह की बीमारियों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपने इन सवालों से हटके आपसे एक चीज पूछता कि पहले के टाइम पे डॉक्टर बहुत सीरियस रहते थे और अभी के टाइम पे जो है वो थोड़ा सा गुदगुदाते भी हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट उनसे ज्यादा घुले मिले। तो पहले के समय के डॉक्टर, अब के समय के डॉक्टर पेशेंट के लिए कितना ऐसा जरूरी है कि उनको गुदगुदाया जाए थोड़ा, कि वो खुले? देखो, थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है। आप देखो पहले जो बच्चे होते थे, मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारे टाइम पे भी जैसे मैं मेरे फादर का और मतलब मदर का उनका बोलूँ तो उनके सामने हमें बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, हर चीज हम नहीं बता पाते थे। आजकल के बच्चे बहुत फ्रैंक हैं। हाँ। तो उसका रीजन है कि बच्चे अगर फ्रैंक हैं आपसे, आप उनसे फ्रेंडली रह रहे हो तो वो आपको आपकी सारी बातें बताते हैं, वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। तो डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। डॉक्टर जो होता है ना, एक पेरेंट्स की तरह होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्योंकि अपने हर पेरेंट्स को उस तरह से ट्रीट करती हूँ, चाहे वो एजेड आते हैं, जैसे कई अंकल आते हैं, कोई आंटीज आती हैं जो, तो मैं उनको भी उसी तरह ट्रीट करती हूँ जैसे कि वो बच्चा है और मैं उनकी मदर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी वो फ्रेंडली नेचर उनको देना पड़ता है हमें, जिससे वो हमसे बहुत मतलब वो हो जाए, घुल मिल जाए। ठीक है, जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो कितना टाइम लेती है असर दिखाने में, क्योंकि लोग इसको बहुत धीमा इलाज मानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या होता है, जब पेशेंट आता है ना, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अपनी क्लिनिक पर बैठी हुई थी, मेरे सामने ही जस्ट आर्ट हार्ट करके एक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें एक लेडी मतलब फीमेल थी 55 ईयर्स की, वो वहाँ बैठी थी और उनको अचानक से चेस्ट में पेन हुआ। चेस्ट में पेन हुआ और वो बहुत घबरा के पसीने पसीने, बिल्कुल उनको बहुत स्वेटिंग हो रही थी, और वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि डॉक्टर मंदाकिनी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लीज कुछ दीजिए। वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी उस टाइम। उनको भी ये था कि होम्योपैथी है तो मैं होम्योपैथी पे जाऊँ या ना जाऊँ, उनके मन में भी यही था। बट वो मेरे पास आए, मैंने उनको टंग पे 2 ड्रॉप मेडिसिन की डाली और उसके बाद उनको बोला आप सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए। 5 मिनट मैंने उनको लिटाया बेड पे और 5 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। और ऐसा इंसिडेंट मेरे पास मतलब 2-3 बार हो चुका है। तो
तब से और आज लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से वो मेरे अलावा कहीं नहीं जाती। तो मतलब पेशेंट इस तरह से कनेक्ट हुआ मेरे से कि होम्योपैथी नहीं, जिनको पता चल गया कि होम्योपैथी टंग पे डालते ही काम कर जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्लो तो मतलब इसको धीमा इलाज कहना झूठ होगा। बिल्कुल ठीक है। अब इतने लंबे समय से आप इस फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं आप, आपके नज़र में या आपकी याद में कोई ऐसा केस जिसको आप कहें कि मैं भूल ही नहीं सकती इस केस को? तो हाँ जी, एक केस है एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि बोन मैरो फेलियर डिजीज होती है। अगर आप इसको सरल भाषा में बताएं हमारे दर्शकों के लिए, तो क्या होता है ये बीमारी? एप्लास्टिक एनीमिया मतलब एक एनीमिया होता है जिसमें आपकी जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर आपके उसमें नहीं बन पाती हैं। मतलब एक तरह का कैंसर हम मान सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है। जिस तरह ब्लड कैंसर होता है उसी तरह की ये भी एक डिजीज है ब्लड से रिलेटेड। तो इसमें ब्लड बनता नहीं है, आरबीसीज नहीं बनती है, प्लेटलेट्स हमेशा डाउन रहते हैं, तो पेशेंट सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसा कि ब्लड कैंसर में होता है। तो इसमें हमें बोन मैरो जब ट्रांसप्लांट करते हैं तभी इसका सोल्यूशन मिलता है। तो मेरे पास एक केस था, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, बट वहाँ से वो पेशेंट आए थे तो उन्होंने बोला था कि वहाँ डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि या तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाइए या फिर घर जाइए और इनकी सेवा कीजिए। तो वो जो लेडी थी जिनको ये बोन मैरो फेलियर की डिजीज थी, वो मेरे पास आई, उनको कहीं से मेरा एड्रेस मिला, देन वो आई और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो बोले कि मैम आप जो करो, क्योंकि मुझे तो बोन मैरो मैं ले नहीं सकती, मेरा सिबलिंग्स कोई है नहीं। तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो नहीं पाया। उसके बाद फिर हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और विद इन 6 मंथ्स उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल आ गया था, प्लेटलेट्स उनके नॉर्मल हो गए थे। और ये जो कंडीशन होती है इसमें आप खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाते तो आप बेबी नहीं आप कंसीव कर सकते। ठीक है। आज उनकी लेडी के 2 बेबी हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रही है। और इस बात को लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि 2-4 महीने का ये बस है, अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसी चीजें सुन के लगता है कि अगर किसी ने अपना कुछ खोया होता है तो लगता है कि काश हम वहां चले जाते। ठीक है। होम्योपैथिक को माना जाता है कि जो हमारी पुरानी बीमारियां जो लंबे समय से चलती आ रही है सिर्फ वो उसका इलाज कर सकती है। नॉर्मल जो खांसी है, जुकाम है या बच्चों को बुखार हो रहा है, इस पर ये असर नहीं करती। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप ये देख लीजिए, जैसे एलोपैथी के पास जब हम जाते हैं, जैसे वायरल आजकल जो चल रहा है सीजन में, वायरल के पेशेंट मेरे पास भी बहुत आते हैं। अब जो होम्योपैथी को मानते हैं वो कोई एंटीबायोटिक नहीं लेते, कोई एंटी एलर्जिक नहीं लेते, तो वो जब होम्योपैथी पे आते हैं तो उनको भी वही 2 से 3 दिन लगता है, जो कि एलोपैथी में एंटीबायोटिक लेने के बाद लगता है। तो जबरदस्ती मुझे नहीं लगता कि एंटीबायोटिक बॉडी में दिया जाए कि और गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और एंटीबायोटिक और इन सबसे डिजीज जो होती है ना वो दबती है, क्योर नहीं होती है। लेकिन होम्योपैथी क्या करता है, जो आपके कफ जमा हो गया है या कुछ भी इस तरह की कंडीशन जब आती है, जैसे जिसमें निमोनिया वाली आ जाती है, तो उसमें वो कफ को जमने ही नहीं देता है, तो निमोनिया की कंडीशन आती ही नहीं है, पहली चीज। और अगर ऐसा लोग सोचते हैं कि हाँ अस्थमा में अच्छा इलाज होगा, क्योंकि लोगों की थिंकिंग है कि 20 साल से चला आ रहा है, बस उसी पे ये काम करेगी होम्योपैथी। लेकिन ऐसा नहीं है, फीवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ये एक्यूट जो कंडीशंस होती हैं उन सबके, सारी डिजीज जो होती है एक्यूट, सब पे बहुत अच्छा काम करती है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जड़ से खत्म करती है। एक्यूट तो ऐसा है ना कि जैसे सीजनेबल है, हाँ। कभी भी आ सकता है, हाँ। तो उसको जड़ से खत्म करना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जैसे किसी को अस्थमा है, पीसीओडी, आजकल फीमेल्स में, गर्ल्स में स्पेशली जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं उनमें पीसीओडी बहुत चल रहा है। तो जिसको भी देखो हर लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। उसका रीजन है आजकल जो हमारा डाइट है, खान पान है, इस तरह की जो चीजें हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, उस वजह से जो गर्ल्स होती हैं उनको बहुत सफर करना पड़ता है। तो इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। चीजें उनकी रेगुलर होने लगती हैं, जैसे पीरियड्स रेगुलर हो गए, उनको बहुत सारी जो हेयर ग्रोथ है या फिर पिंपल्स आते हैं बार बार चेहरे पे, ये सब चीजें क्योर हो जाती हैं। तो होम्योपैथी जड़ से खत्म करती है। और कुछ डिजीज ऐसी होती है जो लाइफ स्टाइल होती हैं, तो आपको उस पर आपकी लाइफ स्टाइल पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है। आपकी एक वीडियो देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें मैंने देखा कि आप किचन को ही बता रहे थे कि महिलाएं जो है यूज करके अपना इलाज, जो प्राथमिक उपचार आप कह सकते हैं कि कर सकती हैं। तो लाइक
क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि वो किस तरीके से किसी जो आजकल नॉर्मल फीवर है या खांसी जुकाम है घर से वो कैसे इलाज कर सकते हैं? देखो मेरे पास ना पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनको हेल्दी टिप्स बताती हूँ। मेरा ये रूल है कि मेडिसिन जितनी से कम दी जाए। एक्चुअली क्या है, देखो होम्योपैथी है, मैं मानती हूँ 100% सेफ है, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट मेडिसिन पे तब जाना चाहिए जब आप उसको क्योर घर से नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो, लेकिन आप हेल्दी टिप्स भी साथ में अपने रखो। जैसे हमारी जो किचन होती है उसमें हर मसाले का, हर किसी चीज का, जैसे चाहे वो मैंने कई वीडियो, मुझे लगता है आपने अलसी वाला फ्लैक्स सीड्स का मेरा देखा होगा। हाँ, तो चने का, इन सब चीजों का, दालों का, कि मूंग का क्या यूज है, उड़द की दाल का क्या यूज है, कहाँ किस चीज में। जैसे अभी जो सीजन आ रहा है सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, फीमेल की कैसी भी प्रॉब्लम हो सिंघाड़ा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यूटेरस के लिए सिंघाड़ा जो मेडिसिन बनती है ना, मोस्टली मेडिसिन सिंघाड़े से बनती है। तो जब मेडिसिन सिंघाड़े से बन सकती है तो क्या हम नेचुरल सिंघाड़ा नहीं खा सकते? सही बात है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल चीजें ज्यादा खानी चाहिए। अच्छा, तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी मैं बोलूँगी, देखो मैं हर पैथी की अपनी एक नीड होती है, मैं एलोपैथी को भी बुरा नहीं कहूंगी, होम्योपैथी को भी नहीं, आयुर्वेद को भी नहीं, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। हम जैसे आयुर्वेद के हिसाब से अगर बोला जाए तो वो किचन में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे जो घर में लगे होते थे उनसे ही ट्रीटमेंट हो जाता था। इनफैक्ट सर्जरी तक हो जाती थी। सर्जरी तक आप देखो, प्राचीन कभी आपने कोई सीरियल या कोई वीडियोस देखी हो जैसे रामायण महाभारत, इनमें तो आजकल तो हम बच्चों को वो दिखाते भी नहीं है, लेकिन अगर इन बच्चों को दिखाया जाए तो उन सब चीजों में वो जानेंगे कि हमारी जो नेचर है वो हमें इतना देती है, हमारी बॉडी खुद इतनी कैपेबल है कि डिजीज से लड़ सकती है। वो पहले के वैद्य होते थे, वो पत्तियों को पीस ही वो एग्जैक्टली हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ। और इनफैक्ट हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना वो हम खुद खराब कर रहे हैं। हमारा जो खान पान है, हमारा जो रूटीन है, 10-10 बजे तक हम सो के उठते हैं, रात को 2-2 बजे तक हम सोते हैं, तो वो जो रूटीन है वो हमें प्रॉब्लम करता है। अगर हम रूटीन से चलते हैं, जो हमारे, आप देखो ना, सब लोग कहते हैं अरे यंग लोग जा रहे हैं, मतलब अटैक आ रहे हैं, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये देखो कि एजेड जो लोग हैं अभी भी अपनी लाइफ स्टाइल पे बिल्कुल डिसिप्लिन में है वो, बिल्कुल, लेकिन यंग जो पीपल है वो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। रात को 2-2 बजे ऑफिस से आते हैं, अपना 3 बजे सो रहे हैं, सुबह के टाइम सो रहे हैं, नाइट शिफ्ट चल रही है, तो आपको थोड़ा सा इस पर रूटीन पे अपना फोकस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये शायद उसी का असर होता है कि जो यंग बच्चों में आजकल कमर दर्द, घुटने दर्द, फिर लोग कहते हैं बुड्ढों वाली बीमारी होने लगी। बिल्कुल, आजकल आप देखो ना, कोई भी बच्चा धूप में नहीं बैठता है। मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मेरी जो स्कूल की प्रेयर होती थी वो धूप में होती थी। अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी प्रेयर कराती थी। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं खुद बच्चों को प्रेयर कराती थी, तो मैं 1 घंटे धूप में खड़ी होती थी। अब आप 1 घंटे अगर धूप में खड़े हो तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे हो जाएगी? क्योंकि सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का वही है। आजकल के बच्चे प्रेयर में गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उसका रीजन है कि हम घर में उनको हमेशा जो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं ना, एसी चल रहा है हमारा, हम एसी में उनको सुलाते हैं, बच्चे को पसीने की एक बूंद ना आ जाए। पसीना आना आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो आप अपने बच्चों को डिटॉक्स होने ही नहीं दे रहे हो। आप बच्चे को जो टॉक्सिन्स है बॉडी से वो निकलने ही नहीं दे रहे हो, तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। इम्यूनिटी वीक होगी, बच्चे का ना हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनता है, ना कैल्शियम की पूर्ति होती है, ना विटामिन डी की पूर्ति होगी। और बच्चों को ये 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रेगनेंसी जब होती है फीमेल में, उस टाइम पे डॉक्टर सबसे पहले जो मेडिसिन स्टार्ट करता है वो फॉलिक एसिड करता है, कैल्शियम करता है, आयरन करता है। रीजन कि आपको बच्चे की ग्रोथ के लिए यही सब चाहिए। जब ये सब चाहिए तो आप उसको नेचुरल क्यों नहीं दे रहे हो? जब बच्चा बर्थ के बाद आपको नेचुरल वो चीज देनी चाहिए। चलो आपने इनटेक करके आपने बच्चे को डेवलप कर लिया, ग्रोथ हो गई आपकी फीटस की, लेकिन उसके बाद भी तो आपको, जो बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद आपको चाहिए। अब आप ये देखिए, पहले किसी बच्चे में न्यूनेटल जॉन्डिस, जो कि छोटे बच्चों में पीलिया हो जाता है, वो बहुत रेयर होता था। आजकल हर बच्चे को हम एनआईसीयू में रखते हैं। बहुत ज्यादा केस मैंने भी ऐसे सुने हैं। क्यों? उसका रीजन, बच्चे न्यूनेटल जॉन्डिस का रीजन ही यही है कि आप खुद की इम्यूनिटी आपकी खराब है, बच्चे का आप जो डाइट आपने ली है वो प्रॉपर नहीं ली है। अब जब बच्चे को न्यूनेटल जॉन्डिस होती है तो मैंने देखा है, मैं जब बहुत छोटी थी
तो पेरेंट्स उसको धूप में रखते थे और जॉन्डिस ठीक हो जाता था। आजकल वो आर्टिफिशियल, आप ये देखो ना एनआईसीयू में वो क्या देते हैं, आर्टिफिशियल लाइट ही तो दे रहे हैं, विटामिन डी का और उसका सोर्स ही तो दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं, तो वो आप नेचुरल दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम खत्म करें उससे पहले होम्योपैथिक को लेके लोगों की जो सोच है और कुछ आप अपनी तरफ से लोगों को अभी जो मौसम चेंज हो रहा है उस पर कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ शॉर्ट नोट पे अगर आप कुछ दर्शकों को कहना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक हेल्दी डाइट आप अपनी जरूर रखें। दूसरा, ये जो सीजन चल रहा है वायरल का जो इन्फेक्शन होता है वो आप पानी से खत्म कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। अगर पानी आप बहुत अच्छी मात्रा में पीते हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि पानी हम प्रॉपर नहीं पी पाते हैं। अगर पानी प्रॉपर नहीं पी पाते, एग्जैक्टली आप एक जैसा पानी नहीं पी सकते, तो उसको डिफरेंट तरीके से आप पीजिए। शरबत बना के पीजिए, नींबू पानी पीजिए या नारियल पानी पीजिए, तो मिनरल्स भी जाएंगी। तो ये मेरा टिप्स है कि बॉडी को हाइड्रेट अगर आप रखते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज हमने बात की डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा से और कई चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। फिर मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, देखते रहिए।